Hey everyone, how are you all? Welcome back to this channel Witty Wits and इस सेशन के अंदर हम वेंडर ऑफ स्वीट्स नॉवल को कंप्लीट करेंगे. कंप्लीट इन द सेंसेस लाइक चैप्टर 1 हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, तो इस सेशन में हम चैप्टर 2 के साथ कंटिन्यू करेंगे. आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू कीप योर टेक्स्ट विद यू. बिना टेक्स्ट के आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा. सो लेट्स गो थ्रू दिस. द वेंडर ऑफ स्वीट्स एंड दिस इज द सेकंड चैप्टर. प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा कि कैसे जगन का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है कि उसका वो कैसा है, उसकी पर्सनालिटी. नाउ लेट्स गो फॉर द another chapter. A lull had fallen on Market Road when he walked back home at a little past 7:30. जैसा कि आपने देखा कि 6 o'clock उसका पीक आवर होता है, जहां उसको फर्स्ट टाइम उसका जो मनी इंस्टॉलमेंट है वो उसके पास आती है. उसके बाद 7 o'clock, 1 घंटे बाद छोटे जग के अंदर बचा हुआ पैसा आता है और फिर वो लॉक करके वहां से निकल जाता है. तो टाइम होता है 7:30. चारों तरफ मार्केट रोड पर जब वो घर आता है तो एक तरह से एक सन्नाटा छा जाता है. अ लल इन द सेंसेस सन्नाटा. An enormous shaft of blue light fell on the road from the Krishna dispensary. Krishna dispensary जो है वहां से उससे एक enormous shaft of blue, एक बड़ी सी नीले कलर की रोशनी जो है वो सड़क पर गिरती है. He noticed Dr. Krishna is at his table peering at the throat of a patient. उसको वो नोटिस करता है कि डॉक्टर कृष्णा जो है वो एक पेशेंट देख रहे हैं, है ना. peering at the throat in the senses गला देख रहे हैं डॉक्टर पेशेंट का. A street dog lay snoring on a heap of stone. एक कंकड़ के हीप पर, यानी कि एक ढेर पड़ा हुआ है कंकड़ का, जिसके ऊपर जो स्ट्रीट डॉग है वो एक स्ट्रीट डॉग स्नोरिंग कर रहा है, सो रहा है, खराटे ले रहा है रोड साइड पर. Camped there since the first municipal body was elected. और ये heap of stone कब से रखा हुआ है? जब से पहला म्यूनिसिपल बॉडी बना था इन फ्री इंडिया इन 1947. 1947 से ये हीप ऑफ स्टोन, ये जो कंकड़ का, पत्थरों का जो ढेर है वो यहाँ पे गली के साइड में रखा हुआ है. और ये बेसिकली एंड मीन फॉर पेविंग द रोड. क्यों रखा हुआ था? रास्ता बनाने के लिए. A light was still seen under the door of truth printing. ट्रुथ प्रिंटिंग जो है वहां से भी, उसकी दरवाजे के अंदर से भी लाइट दिखाई दे रही है. Although it was shut in deference to the Shopping Hours Act. In deference to, according to the Shopping Hour Act, अभी देखा जाए तो ये बंद है, लेकिन अंदर से ये खुली है, लाइट ऑन है, यानी अंदर काम चल रहा है. जगन knew that if he knocked, नटराज would open the door. उसको पता था कि यदि मैं नॉक करूंगा तो नटराज दरवाजा खोलेगा. And he could always have the excuse of asking if the book was ready. और उसके पास जैसे हमेशा की तरह एक बहाना होगा यदि वो पूछेगा कि मेरी किताब रेडी है या नहीं. The book had been in the press for years out of count. सालों से वो किताब उस प्रेस में, यानी कि ट्रुथ प्रिंटिंग पर रखी हुई है. His magnum opus का मतलब एक आर्ट ऑफ, अ पीस ऑफ आर्ट, एक सुंदर कृति. और नेचर क्योर एंड नेचुरल डाइट, उसका नाम है नेचर क्योर एंड नेचुरल डाइट. इस टॉपिक से रिलेटेड एक जो सुंदर कृति है, उसकी बुक पब्लिश होने के लिए एक मैन्युस्क्रिप्ट वहां पर रखी हुई है. जगन न्यू दैट नटराज वुड से अगेन दैट ही वाज वेटिंग फॉर टाइप्स. वो यही कहेगा कि अभी टाइप करने का वेट कर रहा है, वो टाइप हो रही है. बट ही कुड ऑलवेज सिट डाउन इन वन ऑफ हिज चेयर्स एंड डिस्कस पॉलिटिक्स. पर वो हमेशा ये कहकर भी वो बैठ सकता है वहां पे और डिस्कस कर सकता है पॉलिटिक्स पर. ही ओवरकेम द टेम्पटेशन एंड पास्ड ऑन. वो इससे बाहर निकला, इस टेम्पटेशन से, और वहां से निकल गया. मतलब वो वहां रुका नहीं. मस्ट बी होम, द बॉय विल बी लोनली. घर पे चलते हैं, बेटा अकेला होगा. नॉट टुडे, आज नहीं रुकता हूँ. क्योंकि वो वहां जाता तो दे कैन डिस्कस, दे कुड हैव डिस्कस्ड ओवर पॉलिटिक्स, लेकिन उसको लगता है कि नहीं, अभी घर चलते हैं, आज नहीं. ही फेल इनटू अ ब्रूडिंग एंड इंट्रोस्पेक्टिव स्टेट एज ही वॉक्ड ऑन द एज ऑफ द रोड. ही फेल इनटू ब्रूडिंग, कुछ ना कुछ उसके दिमाग में चल रहा था, इधर उधर की बातें. इंट्रोस्पेक्टिव स्टेट
इंट्रोस्पेक्टिव स्टेट इन द सेंसेस, इधर उधर सोच रहा था वो, एज ही वॉक्ड ऑन द एज ऑफ द रोड, रोड के किनारे चलते हुए दिमाग में कुछ ना कुछ विचार उसके चल रहे थे, एंड वॉज अलोन विद हिमसेल्फ, अकेला चल रहा था वो। जुटकास ड्रॉव पास्ट हिम, जुटका इन द सेंसेस तांगा, वो उसके पास से निकलते जा रहे थे। द ड्राइवर्स अर्जिंग देयर हॉर्सेस विद श्रिल क्राइज, ड्राइवर जो हैं तांगा चलाने वाले, वो अपने घोड़ों को चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे, मतलब मार रहे थे, चीख रहे थे, उनको आगे चलने के लिए कह रहे थे। एंड देन अ फ्यू साइकिल्स, कुछ साइकिल निकल के जाती है, अ स्कूटर एंड अ कपल ऑफ कार्स लाउडली हॉन्किंग देयर, जोर से बजाते हुए हॉर्न बजाते हुए कार्स उसको पास करती है, यानी कि वो रोड के साइड में चल रहा है और उसके दिमाग में इधर उधर के ख्याल आ रहे हैं, ही इज जस्ट हैविंग सम थॉट्स इन हिज माइंड। द ट्रैफिक थिन्ड एंड डिसअपियर्ड, ट्रैफिक कम हो गया और एक के बाद थोड़ी देर बाद वो खत्म हो गया। एंड ही न्यू दैट ही हैड कम पास्ट कबीर लेन, और उसको पता था कि वो कबीर लेन पहुंच गया। एज नो मोर लाइट फेल इन द स्ट्रीट फ्रॉम द शॉप्स, क्योंकि कबीर लेन आते आते अब कोई भी दुकानों से लाइट्स नहीं आ रही है। इन द सेंसेस मार्केट रोड इज ओवर। एट द जंक्शन ऑफ मार्केट रोड एंड लॉलेल एक्सटेंशन देयर वाज अ शॉर्ट पैरापेट ओवर अ कलवर्ट। कलवर्ट होती है एक नाली, नाली जैसा कुछ एरिया, नाला और समथिंग। तो जहां पर मार्केट रोड और लॉल एक्सटेंशन एक्सटेंशन मिलता है, ओके, वहां पे ओवर अ कलवर्ट देयर वाज अ पैरापेट। एज यूजुअल द वैगन वाज सिटिंग ऑन इट, पैरापेट इन द सेंसेस अ वॉल, ठीक है, जिस पर जो वैग्रेंट्स होते हैं, वैग्रेंट्स होते हैं जो आवारा घूमने वाले लोग होते हैं, वो उस पर बैठ जाया करते थे। स्टेयरिंग एट पासेस बाय, जो यहाँ से निकलते थे लोग उनकी तरफ घूरते थे। एंड स्पिटिंग इनटू द गटर, और पीछे नाली के अंदर थूकते थे। एंड द डंकी स्टूड बिसाइड द वॉल, और पास में ही जो डंकी होते थे वो खड़े रहते थे, एज इफ इट वर ऑफरिंग इटसेल्फ फॉर टारगेट प्रैक्टिस, जैसे कि वो वहां पर जाके खड़े हो जाते थे वो डंकी। जगन न्यू व्हाट द वैग्रेंट वाज वेटिंग फॉर, जगन को पता था कि वो वैग्रेंट वहां पे क्यों खड़े हुए हैं। फॉर द डाइनिंग लीव्स टू बी कास्ट आउट ऑफ द होम्स इन द कबीर लेन, वो वहां इसलिए खड़े होते थे, जो डाइनिंग लीव्स होती थी, यानी कि जो पत्ते पत्तलें होती थी बेसिकली, जिसको हम कहेंगे खाना खाने के बाद जो झूठी पत्तलें बच जाती थी, बेसिकली वो पत्तलें ये लोग कबीर लेन में रहने वाले, जो कबीर लेन के वहां पे जो घर थे, वो बाहर डालने आते थे इन पत्तलों का। और उनका ये वैग्रेंट्स जो इधर उधर घूमने वाले है ना, भिखारी जैसे होते हैं, वो वेट करते हैं। He would collect them, scour them with his hands, and fill his belly with any vegetable and rice that might be left on them. वो क्या करेंगे, वो वैग्रेंट्स उनको कलेक्ट करेंगे, पहुंच देंगे, स्काउर इन द सेंसेस पहुंच देंगे हाथ से, और फिर अपना पेट भरेंगे वेजिटेबल्स, राइस, और जो कुछ भी बचा कुचा उसमें रहेगा, कुछ भी, उसको वो खा लेंगे। The remedy would be for our nation to change its habits, for people to eat off plates and not use leaves for the purpose. इसका इलाज क्या है for our कि वो इस हैबिट को चेंज करने के लिए, यहाँ के लोगों की इस हैबिट को चेंज करने के लिए, फॉर पीपल टू ईट ऑफ प्लेट्स एंड नॉट यूज लीव्स, कि उनको खाना प्लेट्स में खाना चाहिए, लीव्स में नहीं। द प्लेट्स कुड बी वॉश्ड एंड कैप्ड, क्योंकि यदि वो प्लेट में खाएंगे तो उनको धो के वो रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि पत्तियों की तरह फेंकना पड़ता है। विच आर थ्रोन आउट आफ्टर डिनर फॉर वैग्रेंट्स टू पिक, जैसे कि जो पत्तलें होती है जिनको फेंकना पड़ता है, यदि उसकी जगह प्लेट्स में खाया जाए तो इस हैबिट को, जो देश की ये प्रॉब्लम है, इसको हम सुधार सकते हैं, ऐसा थॉट उसके माइंड में आता है। जगन रिफ्लेक्टेड, he was for a moment wrecked with the problem of national improvement in various direction, एक पल के लिए उसके दिमाग में जो नेशनल इम्प्रूवमेंट की तरह तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, वो एक तरह से उसके दिमाग में फिट हो जाती है। इफ एवरीवन गेव अप डाइनिंग लीव्स, those engaged in the leaf trade would be thrown out of their profession, यदि हर कोई ये पत्तलों में खाना खाना बंद कर देंगे तो फिर उनका क्या होगा, जो कि लीफ ट्रेड में एंगेज्ड है, जिन लोगों का ये बिजनेस है, उनको तो अपने प्रोफेशन से बाहर निकाल दिया जाएगा।
and an alternative engagement would have to be found for them. यदि हम ऐसा करते हैं तो फिर उनके लिए कोई एक ऑल्टरनेटिव जॉब ढूंढनी पड़ेगी. बट फर्स्ट स्टैटिस्टिक्स शुड बी टेकन ऑफ द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन ईटिंग ऑफ लीव्स. तो हमें पहले तो ये ध्यान में रखना होगा, ये डेटा निकालना पड़ेगा कि कितने परसेंट लोग हैं जो कि पत्तलों में खाना खाते हैं और कितने हैं जो कि प्लेट्स में खाते हैं. और प्लेट्स में खाते हैं तो फिर किस तरह की प्लेट, सिल्वर, एल्यूमिनियम, और फिर किस तरह का मेटल. हाउ मेनी वर एंगेज्ड इन गैदरिंग द ड्राई लीव्स, ओके, फ्रॉम द फॉरेस्ट ऑफ मैम्पी. ठीक है, कितने लोग ऐसे हैं जो कि इन सूखी पत्तियों को मैम्पी के फॉरेस्ट से इकट्ठा करते हैं, फिर उनको स्टिच करते हैं विद लिटिल स्प्लिंटर्स, छोटे छोटे कांटों से उन पत्तियों को स्टिच करके वो पत्तले बनाते हैं. एंड हाउ मेनी इन कल्टिवेटिंग स्पेशल बनाना लीव्स यूज फॉर डाइनिंग. और कितने परसेंट लोग वो हैं जो कि ये पत्तियां बनाना लीव्स ग्रो करते हैं, बनाना ग्रो करते हैं और फिर ये पत्तियां तैयार करते हैं. Till all this was done on a national scale, this vagrant would continue to remain here. जब तक राष्ट्रीय स्तर पर ये सारी चीजें नहीं कैलकुलेट की जाती, ये वैग्रेंट का जो काम है वो ऐसे ही चलता रहेगा. Late in the night, he emerged from this culvert and went down the streets, crying at every door. Late in the night, रात को लेट, जब सब लोग खाना खा लेते हैं उसके बाद, ये जो वैग्रेंट्स हैं ये इन कल्वर्ट्स में से, यानी कि जो नालों के पास में जो दीवारें होती जहां पर ये बैठे थे, वहां से ये गलियों में जाते हैं और हर दरवाजे पे जाके बजाते हैं, गेट बजाते हैं और कहते हैं, ओ गुड मदर, गिव अ हैंडफुल ऑफ राइस फॉर दिस हंग्री वन. इस भूखे को थोड़ा चावल दो. ही हैड अ डीप वॉइस which penetrated the door and reached the kitchen beyond. उनकी जो आवाज है, जो वॉइस है, वो बहुत ही डीप है, जो कि पेनिट्रेट कर देती है डोर को. एक तरह से उसमें डोर से आवाज पूरी किचन तक चली जाती है छेदते हुए. His tone also quietened troublesome children. और उसकी जो ये टोन है वो चुप कर देती है जो बच्चे शैतान होते हैं और नॉटी बच्चे होते हैं. As he was described to be a man with 3 eyes, क्योंकि इन वैग्रेंट को a man of 3 eyes, 3 आंखों वाला आदमी बच्चों को बताया जाता है कि वो आएगा और तुम्हें ले जाएगा, तो वो बच्चे भी चुप हो जाते हैं. He is a disgrace to the nation. देखा जाए तो वो हमारे राष्ट्र के लिए एक तरह से एक डिस्ग्रेस है ना, जस्ट अपोजिट टू ग्रेस. ये एक तरह से अच्छा नहीं माना जाता हमारे राष्ट्र के लिए. जगन कमेंटेड विद हिमसेल्फ, वो अपने आप में ही कमेंट करता है. एंड बाय द टाइम ही रीच द स्टैच्यू ऑफ लॉले, और फिर वो स्टैच्यू ऑफ लॉले पहुंच जाता है. अ फर्लॉन्ग ऑफ हिज हेड थ्रॉब्ड विद सेवरल नेशनल एंड ह्यूमन प्रॉब्लम एंड देयर रेमिफिकेशन. उसी पीरियड ऑफ टाइम में जब वो वहां पहुंचता है, उसका दिमाग बहुत सारी नेशनल प्रॉब्लम्स के साथ मिल जाता है. ओके, और उनके रैमिफिकेशंस यानी कि उनका सोल्यूशन क्या है वो सब ढूंढता रहता है. सर फ्रेडरिक लॉले faced the city and his back was supposed to be the back of beyond at one time. तो सर फ्रेडरिक लॉले की जो स्टैच्यू है वो बेसिकली सिटी की तरफ है, उसका जो फेस है वो सिटी की तरफ, और उसका जो बैक है वो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जो पूरी सिटी है वो एंड हो जाती है. ठीक है, तो दैट मीन्स लाइक दिस इज द सिटी एंड हियर इज द स्टैच्यू. तो ये सामने लोग है, पर अब ऐसा नहीं है. The limit of the city, but this prophecy was confounded when Lawley extension, South extension and New extension all stretched out beyond the statue. लेकिन ये चीज तब खत्म हो गई जब Lawley extension, South extension and New extension ये तीनों इसके चारों तरफ बन गई. ओके, तो यहाँ पर भी अब लोग रहने लग गए. तो पहले जो सिटी यहाँ एंड हो जाती थी अब वो और स्ट्रेच हो गई. ओके, and Jagan's ancestral home, which had been the last house outskirting the city, became the first one for all the new colonies. और जगन का घर जो देखा जाए तो पूरी सिटी में सबसे बाहर सबसे आखिरी वाला था, वो अब देखा जाए तो इन नई सिटी नई एरियाज के लिए सबसे पहला हो गया. ओके, क्योंकि और नए डेवलपमेंट हो गए. As Jagan approached the statue, he felt a thrill. जैसे ही वो स्टैच्यू के पास पहुंचा, उसको एक थ्रिल फील हुआ, एक एक्साइटमेंट हुआ. Not at the spectacle of the enormous gentleman, okay, standing in a Nepolic attitude,
वो जो सर फ्रेडरिक लॉले हैं उसकी स्टैच्यू को, यानी कि जो एक जेंटलमैन है, बड़ा सा इनॉर्मस जेंटलमैन है ना, नेपोलिक एटीट्यूड में जो खड़ा हुआ है, उसको देखकर नहीं, banningly surveying the history and fortunes of मालगुडी in a grand sweep, वो जो फ्रेडरिक का स्टैचू है जो कि बैनिंगली फॉर लॉन्ग, बहुत लंबे पीरियड से यहाँ की हिस्ट्री का सर्वे कर रहे हैं एंड द फॉर्च्यून्स ऑफ मालगुडी को बता रहे हैं. जगन had ceased to notice the statue for over 40 years now. 40 सालों से जगन इस स्टैचू को देख रहे हैं, यानी कि उस स्टैचू को देखकर वो थ्रिल नहीं होता है, एक्साइटेड नहीं होता है. वो स्टैचू जो कि काफी सालों से यहाँ की हिस्ट्री, यहाँ का हिस्ट्री सर्वे कर रहा है और यहाँ की सारी चीजें जो बता रहा है मालगुडी की, वो इस वजह से नहीं, बट बिकॉज ही एंटिसिपेटेड अ ग्लिम्स ऑफ हिज सन माली, पर क्योंकि उसने अपने बेटे माली की एक झलक देखी. ऑन द अदर साइड ऑफ द स्टैचू, स्टैचू के दूसरी तरफ, द पेडिस्टल हैड ब्रॉड स्टेप्स ऑल अराउंड, और पेडिस्टल में ब्रॉड स्टेप्स हैं चारों तरफ, which served as a park bench for the young and the old of the neighborhood. और उन जो स्टेप्स होती थी, सीढ़ियां होती थी, वो एक तरह से पार्क बेंच की तरह काम करती थी यंग लोगों के लिए और नेबरहुड के पेंशनर्स, आइडलर्स, टायर्ड वर्कमैन, सिकली सिटीजन है ना, बीमार लोग, फालतू बैठे रहते थे वो लोग, थके हुए लोग, वर्कमैन, हर कोई वहां आके शाम को बैठ जाता था. सिकली बीमार लोग जिनको डॉक्टर ने कहा होता है कि थोड़ी सी फ्रेश एयर लो. They all sat facing east, west, north and south on the steps. Students leaning on their cycles formed a group on the southern step. और southern step पर जो स्टूडेंट्स थे वो अपने साइकिलों पर ऐसे लीन करते हुए, सहारा लगाए हुए वहां खड़े रहते थे. ऑल ड्रेस्ड इन टाइट ट्राउजर्स एंड कलरफुल शर्ट्स, सबने टाइट टाइट ट्राउजर पहने होते थे, कलरफुल शर्ट्स पहने हुए होते थे. Hotly discussing film stars and cricket and fashion in dress and deportment. तो वो अपने कपड़ों में और वहां पर खड़े होके वो डिस्कस करते थे अबाउट फिल्म स्टार्स, क्रिकेट, फैशन, है ना, ड्रेस में क्या चल रहा है, स्टाइल में क्या चल रहा है एंड ऑल. जगन पास द स्टैच्यू ऑन इट्स नॉर्थ साइड so that he might not embarrass his son, क्योंकि साउथ साइड में उसका बेटा था तो वो नॉर्थ साइड की तरफ चला गया स्टैच्यू के, ताकि उसका बेटा उसको ना देख पाए और वो उसको एम्बेरस फील ना हो. बट ही लाइक टू मेक श्योर दैट ही वाज देयर, पर वो ये श्योर करना चाहता था कि उसका बेटा वहां पे हो. विद अ स्विफ्ट ग्लैंस एट द ग्रुप, ही स्पॉटेड माली बाय द डीप येलो ऑफ हिज शर्ट. तो थोड़ा सा साइड से जब उसने देखा, माली को स्पॉट किया जिसने येलो शर्ट पहनी हुई थी. एंड ब्रीफ ग्लिम्स फिल्ड हिम विद जॉय, ये छोटी सी झलक उसको खुशियों से भर देती. ही टिपटोड अवे लुकिंग एल्सवेयर, मटरिंग टू हिमसेल्फ irrelevantly. वो थोड़ा सा इधर उधर देखता है और फिर अपने आप में ही बोलता है irrelevantly, बिना कुछ भी बड़बड़ा के बोलता है, पुअर बॉय लेट हिम बी, बेचारा, कोई बात नहीं, वहां रहने दो. He was very proud of his son's height, weight and growth. उसको बहुत अच्छा लगता था उसके बेटे की हाइट, वेट और ग्रोथ को देख के. There are others, है ना, और भी कई लोग हैं, but he stands out from others. वो बाकी से बिल्कुल अलग दिखता है उसका बेटा. Wonder what God has in store for him. मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि गॉड ने उसके लिए क्या रखा हुआ है, क्या स्टोर किया हुआ है उसके अंदर. ही रिफ्लेक्टेड, मस्ट गिव हिम मोर टाइम. लगता है उसको बनाने में भगवान ने थोड़ा ज्यादा टाइम दिया होगा. ही रीच्ड होम, घर पहुंच जाता है. हिज थॉट्स स्टिल होवरिंग अबाउट हिज सन. अभी भी उसके जो दिमाग है, उसका जो थॉट्स हैं, मैं बच्चे के बारे में, उसके सन के बारे में थॉट्स घूम रहे हैं. He let himself into his house, switched on the light in the front room, है ना, घर के अंदर घुसता है, फ्रंट रूम का लाइट ऑन करता है, अपना took off his upper cloth, अपना जो ऊपर का क्लोथ है वो उसको उतारता है और उसको एक खूंटी पर टांग देता है, in the wall, दीवार पर. took off his जिब्बा, अपनी जिब्बा निकालता है यानी कि बनियान, and thrust it into a basket. thrust का मतलब है ठूस देता है एक बास्केट के अंदर, for tomorrow's wash, कल के वॉश के लिए. He passed through the ancient house,
through its triple series of open courtyard. वो अपने पुराने घर से open courtyard की तरफ जाता है and corridors and reach the back door, यानी वो घर का जो बैक डोर है, बैकयार्ड है, उसकी तरफ जाता है. Lifted the crossbar, जहाँ पे क्रॉसबार लगा हुआ है उसको उठाता है and let it down gently. एक दरवाजा जैसा है जो कि एक डंडा कह सकते हो, बार लगी हुई है, क्रॉसबार, उसको उठा के वो पूरा पीछे की तरफ आ जाता है बैकयार्ड में. वहां थोड़ी देर के लिए वो खड़ा रहता है, गेजिंग एट द स्टार्स, स्टार्स की तरफ देखता है, एंड थ्रिल्ड एट द स्पेक्टिकल ऑफ द फर्मामेंट, और उस स्पेक्टिकल को देख के, उस दृश्य को देख के एकदम से खुश हो जाता है, एक्साइट हो जाता है. वन स्टिल वॉन्डर्स, ही टोल्ड हिमसेल्फ, वो खुद से कहता है, बट द प्रॉब्लम रिमेन्स, हु लिव्स इन दोज. वो उनको देख के कहता है कि कौन रहता है इनमें. Who lives in those? We are probably glimpsing the real heaven and don't know it. हमें लगता है कि हम सच में हेवन को देख रहे हैं लेकिन हम जानते नहीं है. Probably all our ancient sages are looking down at us. लगता है शायद हमारे जितने भी ancient sages है, साधु लोग हैं, वो सब वहां उन तारों के अंदर हमें देख रहे हो. What are those constellations? और वो जो तारों का झुंड है वो क्या है? He couldn't be clear about them. वो उनके बारे में क्लियर नहीं हो पाता है. एक पल के लिए वहां खड़ा होके वो सोच रहा है उसकी जो एस्ट्रोनॉमी है वो कहाँ तक लिमिटेड थी, टू द लोकेशन ऑफ पोल स्टार. पोल स्टार उसको पता था, फ्रॉम ओरियंस बेल्ट और स्वॉर्ड और सम सच पॉइंट, कुछ ये चीजें जो उसने अपने स्कूल टाइम में पढ़ा है. The knowledge which he had been awarded a second class badge, जिसके लिए वो जो नॉलेज ओरियंस बेल्ट और पोल स्टार की जो नॉलेज है जिसके लिए उसको सेकंड बैच मिला हुआ था, सेकंड स्टार बैच, सेकंड क्लास बैच, many years ago when he was a boy scout, जब वो एक बॉय स्काउट था. For all the million stellar bodies sparkling, as far as Jagan was concerned, they might not be more than the two he had been taught to identify. तो इतनी सारी जो स्टेलर बॉडी जो भी वहां पर आसमान में चमक रही है, उनमें से जगन को लगता था कि वहां पर वो सिर्फ दो ही हैं जिनके बारे में उसने सुना है, बाकी वो नहीं जानता. In addition to Orion and the pole star, he often noticed an extraordinary lively firework in the sky. कई बार इन दो के अलावा उसने एक अलग firework भी देखा था, which sometimes stood poised over in the earth in the westerly direction, जो कभी-कभी westerly direction में उसको दिखता था. He called it sometimes Venus, sometimes Jupiter. वो कभी-कभी इसको Venus कहता था, कभी Jupiter कहता था, पर वो कभी श्योर नहीं था. But admiring it unreservedly and feeling proud that he was also a part of the same creation. लेकिन वो इसको एडमायर करता था जो भी वो देखता था फायरवर्क, क्योंकि उसको वो ये इस बात से खुश होता था कि वो भी प्राउड फील करता था कि वो भी ऐसे ही किसी प्लैनेट स्टार का पार्ट है. All this was a habitual second of contemplation whenever he passed into the bathroom in the backyard. उसका जो बाथरूम था वो बैकयार्ड में था, और जब वो रेडी आता था और बाथरूम की तरफ जाता था तो बीच में रुक के ये सब स्टार्स को देखता था, और यही सब बातें उसके दिमाग में चलती थी. बाथरूम वॉज अ शैक, है ना, रूफ्ड विद corrugated sheets. एक तरह का कह सकते हो आप, इसका जो बाथरूम था वो एक तरह का जैसे शैक जैसा बना हुआ था, लकड़ी का टेंट जैसा. कॉरुगेटेड शीट्स यानी कि जो लोहे की शीट्स होती है उनको इकट्ठा करके बनाई हुई थी, जिनको बीटन आउट टिन वाज फिक्स्ड एनी हाउ टू अ वुडन फ्रेम. और वुडन फ्रेम में जो टिन होता है बीट करके, टिन यानी चद्दर जिसको कहोगे, उसको फ्रेम में फिट किया हुआ था. एज अ डोर और रस्टी हिंजेस, और जो हिंजेस होती थी वो बिल्कुल रस्टी थी. ओके, दरवाजे की तरह उसके लिए उन्होंने चद्दर लगाए हुए थे लोहे के. द वुडन फ्रेम वॉज रैप्ड एंड द डोर नेवर शट फ्लश. जो वुडन फ्रेम था वो रैप किया हुआ था इन सबसे, और ये दरवाजा कभी भी बंद नहीं होता था पूरी तरह, but always left a gap through which one obtained a particular glimpse of anyone bathing. इस तरह का उसके अंदर गैप था कि कोई भी देख सकता था कि अंदर कोई नहा रहा है, उतना गैप था इसके अंदर. And it had been a house practice for generations. बहुत टाइम से लोगों को पता था, घर की आदत बन गई थी कि हाँ
सो फॉर इट्स मेंबर्स नॉट टू लुक थ्रू, तो उनकी आदत हो गई थी कि वो उस दरवाजे के अंदर कौन नहा रहा है ये नहीं देखते थे. This bathroom remained very much what it had been in the days of his father. ये वैसा का वैसा ही बाथरूम है जो उसके पिताजी के दिनों में था. Who had resisted all suggestions for improvement, जिन्होंने उस समय विरोध किया था किसी भी तरह का इम्प्रूवमेंट इस बाथरूम में करने का. कोई सजेशन वो एक्सेप्ट नहीं करते थे. After all, he declared. After all, उन्होंने ये कहा कि no one is expected to live in a bathroom. किसी से भी ये एक्सपेक्टेशन नहीं की जाती कि वो बाथरूम में रहे. One had better come out of it soon so that the rest may have a chance of tidying themselves. एक इंसान को जितना जल्दी हो सके इससे बाहर आ जाना चाहिए ताकि दूसरे को चांस मिले वो अपने आप को साफ कर सके. किसी को भी वहां रहना नहीं है, so don't need to improve it. A very tall coconut tree loomed over the bath. बाथरूम के ऊपर एक बड़ा सा कोकोनट का ट्री था, shedding enormous withered fronds and other horticulture odds and ends on the corrugated roof with a resounding thud. Okay, ऊपर से इस कोकोनट ट्रीज में बहुत सारी से पत्तियां, कटी फटी पत्तियां और अलग अलग तरह के हॉर्टिकल्चर ऑर्ड्स जो थे वो इसके ऊपर गिरते थे थर्ड की आवाज करते हुए. Everything in this home had this sanctity of uses, which was the reason why no improvement was possible. हर घर की हर एक चीज का अपना अपना यूज होता था, इसलिए वहां पर कोई भी चेंजेस या इम्प्रूवमेंट पॉसिबल नहीं था. Jagan's father, as everyone knew, had lived at first in a thatched hut. जगन के पिताजी, जैसा कि सब जानते हैं, सबसे पहले एक झोपड़ी में रहा करते थे, तिनकों की झोपड़ी में. At the very back of this ground, यहीं पर. जगन रिमेम्बर्ड प्लेइंग इन अ सैंड हीप आउटसाइड द हट. जगन को याद है कि वो बचपन में घर के बाहर जो मिट्टी का ढेर होता था उसमें खेला करता था. द फ्लोर ऑफ द हट वॉज पेव्ड विथ कूल क्ले, और जो घर का फ्लोर था वो मिट्टी से बना हुआ था, जैसे गांव में लिपाई पुताई करते हैं वैसे. एंड वन कुड पुट वन चीक टू इट ऑन अ वार्म डे. जब गर्म दिन होता था तो कोई भी अपना गाल इस पे टच करता टू फील हेवनली, क्योंकि वो ठंडा ठंडा बहुत अच्छा लगता था. हिज फादर हैड आल्सो ट्रेन्ड अप अ बीन स्टॉक ऑन टू द थैच and was its development with anxiety. उसके फादर ने एक बार एक बीन स्टॉक होता है सेम की फली का जो प्लांट होता है वो लगा दिया था वहां पे उस झोपड़ी के ऊपर और वेट करा कि वो कब तक डेवलप होती है. When he found some money, he put up the walls of the bathroom. और जब उसको कुछ पैसे मिले उसके पिताजी को तो बाथरूम पे दीवार लगा दी. Laying the bricks with his own hands, और सारी ईंटें खुद ने लगाई. And that became practically the starting point of the house. और देखा जाए तो वही दिन था, तब से ही ये घर एक तरह से इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा जब ये घर कच्चे से पक्के में कन्वर्ट हुआ. They fetched water from a well across the road and stored it in old kerosene tin and drum. वो एक कुएं से पानी खींच के लाते थे और उसको एक केरोसिन के टिन में या फिर ड्रम में रख देते थे. His father expanded the house from the backyard to the front. उसके फादर ने इस घर को बैकयार्ड से फ्रंट तक एक्सपेंड किया. As a child, Jagan had no notion how his father's fortune improved. बचपन में एज ए चाइल्ड उस जगन को नहीं पता था कि उसके फादर का जो फॉर्चून है, जो लक है, भाग्य है, वो कैसे बदला. Although he heard vague words such as appeal, lawyers, lower court, तो उसने बहुत सारे वर्ड्स ऐसे सुने हैं, अपर कोर्ट एंड ऑल. बाय द टाइम ही बिकेम एन एडल्ट, और जब वो बड़ा हुआ, कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग दीज अफेयर्स, जब इन चीजों को समझने लगा, दे वर ओवर एंड ही नेवर कुड एक्सप्लेन व्हाट द लिटिगेशन वर अबाउट द अगेंस्ट हुम. तो वो खत्म हो गया और नहीं पता चला कि क्या था. There came a time when the hut was finally pulled down, और फिर एक समय आया जो पूरी की पूरी हट को गिरा दिया गया. Its thatch were used for heating a cauldron of water for a bath. और उसकी जो लकड़ियां थी, तिनके थे, उनका यूज किया heating a cauldron, एक पानी गर्म करने के मटके को वहां पे रख के गर्म किया जाता था. And the cool mud floor was torn up and dug into pits. और जो वो ठंडा फ्लोर था मिट्टी का, उसको हटा दिया गया और वहां पे गड्ढा खोद दिया गया कोकोनट प्लांट का ट्री लगाने के लिए. कोकोनट को प्लांट किया गया वहां पे. His father spent a whole week in these operations.
उसके पिताजी को पूरा 1 सप्ताह लग गया इन सब कामों में। जगन एंड हिज ब्रदर्स कैरीड ऑफ बास्केट्स, जगन और उसका जो भाई था वो बास्केट्स लेके आता था ऑफ शोवल अर्थ, मिट्टी लेके आता था। स्क्रीमिंग विद डिलाइट, लेट्स बिल्ड ए माउंटेन, और चिल्लाते थे कि खुशी से चिल्लाते थे हमें एक माउंटेन बनाने दो। Father had his theories of coconut rearing and filled the pits with great quantity of salt. उसके पिताजी की एक थ्योरी थी कि कोकोनट जब आप रेयर कर रहे हो, जब आप कोकोनट उगा रहे हो, तब आपको उसके अंदर, उस गड्ढे के अंदर बहुत सारी सॉल्ट डाल देनी चाहिए। वो कहते हैं कि सॉल्ट इज द ओनली थिंग दैट कैन मेक अ कोकोनट ट्री ग्रो, कि एक सॉल्ट ही है जिससे कि कोकोनट ट्री ग्रो करता है। वो रोज कहते थे, शो मी द मैन हु कैन ग्रो अ कोकोनट ट्री प्रॉपरली एंड आई विल शो यू वन विद अ प्रैक्टिकल हेड ऑन हिज शोल्डर, कि मुझे कोई बताओ जो प्रॉपरली ग्रो करता हो, और फिर मैं उसको प्रैक्टिकल हेड ऑन हिज शोल्डर बताऊंगा कि कैसे ग्रो होता है विद सॉल्ट। रेगुलरली एट 5 in the morning जगन गॉट अप फ्रॉम बेड, रोज 5 बजे वो उठ जाता था। ब्रॉक अ ट्विग फ्रॉम मरगोसा, मरगोसा मतलब नीम की पेड़ से एक डंडी तोड़ता था, ट्विग तिनका, ब्रश करने के लिए, दातुन करने के लिए, जो कि बैकयार्ड में था। चूड इट्स टिप, उसकी टिप को चबाता था और फिर अपने दांतों को ब्रश करता था। ही वॉज अपोज टू द यूज ऑफ अ टूथब्रश, वो टूथब्रश के यूज को अपोज करता था, विरोध करता था कि टूथब्रश यूज नहीं करना चाहिए। द ब्रिशल्स आर मेड ऑफ द हेयर फ्रॉम द पिग्स टेल, उसके अकॉर्डिंग जो ब्रिशल्स होते हैं टूथब्रश के, जो वो पिग की, सुअर की टेल से बने होते हैं। He declared it's unthinkable that anyone should bite a pig's tail first thing in the morning. वो कहता था कि ये सोचना बहुत मुश्किल है कि कोई कैसे सुबह सुबह उठते सबसे पहले सुअर की पूंछ को अपने मुंह में रखे। It was impossible to disentangle the source of his theories, मतलब डिसएंटेंगल, तो बेसिकली ये मुश्किल था कि उसकी इस थ्योरी को डिसएंटेंगल किया जाए या उसको अलग किया जाए। व्हाट ही ओड टू महात्मा जी, है ना, महात्मा जी से जो उन्होंने थ्योरी ली है वो, और कुछ जो उसने अपने पिताजी से लिए है। ही हैड इम्बाइब्ड फ्रॉम हिज फादर, अपने पिताजी से और महात्मा गांधी से जो उन्होंने थ्योरी ली है, जो उनके अंदर है, उसको अलग करना, जो इनके साथ उलझी हुई है, उसको अलग करना पॉसिबल नहीं है। Who had also spent a lifetime perfecting his theories of sound living and trying them on himself, जो उनके पिताजी थे, उन्होंने भी एक अच्छी लाइफ जीने के लिए एक अपनी अलग से लाइफस्टाइल और फिलॉसफी रखी है। इन दोनों को अलग करना बहुत मुश्किल है। His coconut trees, children and wife, even after the advent of nylon bristles, Jagan never changed his views. Okay? नायलॉन के, जब उनको पता चला कि नायलॉन के ब्रिसल्स का एडवेंट हो चुका है, वो बन चुकी है, फिर भी जगन ने अपने आइडियाज, विचार नहीं बदले। मेंशनिंग द नायलॉन हैड एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द इनेमल, और ये कहा कि नायलॉन जो है वो इनेमल के ऊपर, दांतों के इनेमल के ऊपर एक बहुत ही बेकार प्रभाव छोड़ता है। यू डिसबिलीव मी, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। Remember my father who died at 90 without a single tooth loose in his jaw. याद करो मेरे जो पिताजी जो 90 इयर्स की एज में जिनकी डेथ हुई थी, उनका एक भी दांत नहीं टूटा था। जगन हैड इमेंस फेथ इन द प्रॉपर्टीज ऑफ मरगोसा, उसको नीम की प्रॉपर्टीज में बहुत फेथ था। एंड इन स्पाइट ऑफ इट्स बिटरनेस, इसकी कड़वाहट के बावजूद भी वो इसको अमृत कहता था। द अम्ब्रोसिया विच केप्ट द गॉड अलाइव, वो अमृत जिसने गॉड को जिंदा रखा था। कभी कभी वो इसे संजीवनी भी कहता था। द रेयर हर्ब मेंशन इन द एपिक, है ना, संजीवनी वो जड़ी बूटी जो कि हमारे एपिक में लिखी हुई है। Which held at the nostrils could bring the dead to life, जिसको नाक पे यदि रख दिया है तो वो मृत व्यक्ति को जिंदा कर सकती है, जैसा कि हमने देखा था लक्ष्मण जी के लिए हमारी रामायण। He never ceased to feel grateful to his father for planting a seedling in his time. वो हमेशा इस चीज को ग्रेटफुल रहता था, इस चीज के लिए, मतलब वो कभी भी ऐसा नहीं सोचता था, हमेशा वो ग्रेटफुल रहता था अपने पिताजी के लिए, जिन्होंने उस समय में एक नीम का पेड़ लगाया
और उसको एक तरह से पेरेनियल सोर्स ऑफ ट्विग्स, है ना, इतने सारे ट्विग्स प्रोवाइड किए, इनफ फॉर इस जनरेशन एंड द नेक्स्ट, जो कि उसकी और उसके आगे वाली पीढ़ी के लिए पर्याप्त है। कंसिडरिंग द डायमेंशन ऑफ द ट्री, क्योंकि वो जो डायमेंशन है, वो जो पेड़ है वो इतना ज्यादा फैला हुआ है, जो उसके पिताजी ने लगाया, जिसके लिए कि वो थैंकफुल है कि वो इसके और उसके नेक्स्ट जनरेशन के लिए पर्याप्त है। He chewed its bitter leaves once a month. महीने में एक बार वो इसकी पत्तियां भी चबाता था। As it destroyed all bacteria in the system. उसके अकॉर्डिंग कि ये सारा जो सिस्टम का बैक्टीरिया उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, इसलिए वो एक बार ये भी च्यू करता था। The air and he felt elated when the breeze blew. The air passing, उसको लगता था कि जब हवा चलती है, जब तेज हवा चलती है, तो जो एयर इस ट्री से निकलती है मरगोसा, बोस बिकेम एन एंटी टाइफाइड एजेंट, यानी वो जो हवा है वो एक तरह से एक एंटी टाइफाइड एजेंट होती है, जो कि इस पेड़ के अंदर से आती है। ड्यूरिंग द समर the place became fragrant as the little yellow flowers drifted down like floss. और गर्मियों के टाइम में क्या होता था कि ये जो पेड़ होते थे, यहाँ से छोटे छोटे जो पीले फूल होते थे वो नीचे गिरते हैं, और डाउन लाइक फ्लॉस, फ्लॉस होते हैं, आप कह सकते हो छोटे छोटे कोकून, तो उसकी तरह ये नीचे गिरते हैं, जो कि बहुत अच्छे लगते थे। ही कलेक्टेड देम, फ्राइड देम इन घी, उनको कलेक्ट करता था, घी में फ्राई करता था, और फिर उनको कंज्यूम करता था, खाता था। द एम्ब्रोसिया फॉर ऑल इज वर्थ वंस अ वीक, है ना, वीक में एक बार। ओके, तो आगे का जो कंटेंट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद अनदर वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन।